Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss how to predict the shape of molecule using hybridization and Weissenberg theory. Students, previous वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था उस समय हमारे पास केवल बॉन्ड पेयर्स थे, हमारे पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। इसीलिए जो ज्योमेट्री थी वो रेगुलर थी। जैसे मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। ये जैसे हम इसके अंदर देखें, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बताओ शेप क्या होगी, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। sp2 है तो शेप कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। सेंटर में कौन है आपका, बी एटम है इसके अंदर सेंटर में, और सराउंडिंग एटम आपके क्या हो गए, ए हो गए। बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 था तो शेप टेट्राहेड्रल थी, जिसमें सेंट्रल एलिमेंट आपका गेन बी है और सराउंडिंग एटम ए है। यानी इसमें 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। जितने बॉन्ड बनेंगे उतने ही बॉन्ड पेयर्स होंगे। अगर हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं तो शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आती है, जिसके अंदर ये जो 2 बॉन्ड होते हैं ये 90 डिग्री के आते हैं, ये वाले बॉन्ड्स हमारे, और जो बाकी के बॉन्ड्स हैं वो 120 डिग्री के आते हैं। और इसके अंदर हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। ठीक, जब ऑक्टाहेड्रल शेप आती है तो उसमें हमारा एक सराउंडिंग एटम होता है, और सॉरी एक सेंट्रल एटम होता है, और बाकी के जो इसमें है 6 सराउंडिंग एटम्स होते हैं। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है और इसके अंदर हमारे पास चूंकि 6 बॉन्ड बन रहे हैं तो 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होती है, जिसमें एक सेंट्रल एलिमेंट होता है और 7 जो है बॉन्ड पेयर्स होते हैं, क्योंकि 7 ही इसमें बॉन्ड्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो सारे वो केसेस थे जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी चुकी हूँ। और इन सभी केसेस में नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, 0 हैं। यानी इनके पास सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर है स्टूडेंट्स, तो उसकी शेप बिल्कुल ज्योमेट्री, उसकी जो शेप या ज्योमेट्री है वो बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होगी। जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करता है बिल्कुल वैसी ही शेप होगी। जैसे sp की लीनियर, sp2 की ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 की टेट्राहेड्रल होगी। इस तरह से जैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी शेप होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब बॉन्ड पेयर के साथ में लोन पेयर्स भी मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में जो उसकी शेप है वो चेंज हो जाती है। ज्योमेट्री जो है वो हाइब्रिडाइजेशन अकेला डिसाइड नहीं करता, हाइब्रिडाइजेशन के साथ वेसेपर थ्योरी भी उसकी शेप को डिसाइड करती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम हमारा क्या है, यहाँ पे हम एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे स्टूडेंट्स, जिसके द्वारा हम सबसे पहले किसका पता लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाने के बाद स्टूडेंट्स हम लोन पेयर्स का पता लगाएंगे, और फिर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर की हेल्प से और फिर वैसे थ्योरी अप्लाई करके हम मॉलिक्यूल की शेप को निकालेंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है जिससे कि हम अपने एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के अंदर भी क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स, जो टॉपिक मैं आज आपको डिस्कस कर रही हूँ ये टॉपिक आपका एज सच 12th में काम आने वाला है। जो मैंने आपको मैटर प्रोवाइड किया है ये मैटर आपका 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। इसलिए आपको बड़े ध्यान से वीडियो में हर बात को समझना है और देखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालेंगे। और उसको निकालने का हमारे पास एक इजी सा फॉर्मूला है, वो क्या है, हाफ इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी हमारा सेंट्रल एटम होगा या सेंट्रल मेटल होगा या एटम होगा उसके अंदर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस हमें क्या करने हैं, सराउंडिंग एटम्स करने हैं। यानी उस मेटल के चारों तरफ कितने एटम्स उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन उसमें हमें केवल सिंगल बॉन्ड वाले एटम्स को लेने हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, केवल सिंगल बॉन्ड वाले सराउंडिंग एटम्स को ही काउंट करेंगे। यानी वो सराउंडिंग एटम देखेंगे जो सेंट्रल मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। फिर प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन आता है स्टूडेंट्स। अगर तो कोई कैटायन है
तो हम माइनस इलेक्ट्रॉन कर देंगे, और अगर कोई एनायन है तो हम प्लस इलेक्ट्रॉन कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स एक हम आते हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिसाइड करने में वेस्पर थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है, जब मॉलिक्यूल के पास बॉन्ड पेयर भी हो और लोन पेयर भी हो। स्टूडेंट्स वैसे तो वेस्पर थ्योरी के कई स्टेप्स हैं, कई बातें हमें बताती है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। V for valence, S for shell, E for electron, P for pair और R for repulsion। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वैसे तो स्टूडेंट्स इसके कई पॉइंट्स हैं इसके अंदर वेस्पर थ्योरी के, लेकिन जो इसका मेन पॉइंट है, इसका जो मेन पोस्टुलेट है इस थ्योरी का, वो ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर भी हो, उस मॉलिक्यूल के पास में बॉन्ड पेयर भी हो, और उस मॉलिक्यूल के पास दो लोन पेयर हों, और उसके पास में दो तो लोन पेयर हों, और उसके पास में बॉन्ड पेयर्स भी हों, तो ऐसी स्थिति में उसमें तीन तरह के फोर्सेस लग सकते हैं, तीन तरह के रिपल्जन लग सकते हैं। कौन से? लोन पेयर रिपल्जन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन। इन तीनों रिपल्जन में से सबसे ज्यादा रिपल्जन कौन सा होगा? सब मैक्सिमम रिपल्जन किस में लगेगा? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। उससे कम रिपल्जन होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्जन किसके बीच में होगा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। स्टूडेंट्स जो मैं आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बोल रही हूँ, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। चाहे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में हो, उनमें रिपल्जन तो लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो है वो दोनों के पास सिमिलर चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो उनके बीच रिपल्जन तो लगेगा। लेकिन ये रिपल्जन मैक्सिमम होगा लोन पेयर के बीच में, और मिनिमम होगा बॉन्ड पेयर के बीच में। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको दो बात बताई कि एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हम कैसे निकालेंगे, और दूसरा शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिसाइड करने में वेस्पर थ्योरी हमारी किस तरह से हेल्प करेगी। वेस्पर थ्योरी का मेन पोस्टुलेट यही है कि लोन पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, एंड इट इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्जन। LP रिपल्जन इज ग्रेटर देन LP-BP रिपल्जन, एंड LP-BP रिपल्जन इज ग्रेटर देन BP-BP रिपल्जन। अब स्टूडेंट्स मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको ये बात बहुत अच्छी से समझ में आएगी। सपोज करो स्टूडेंट्स मैंने अमोनिया का एग्जांपल लिया, अमोनिया मतलब NH3। ठीक है, अब बताओ इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन हुआ? नाइट्रोजन। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एलिमेंट का निकलता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा तो 1s2 2s2 2p3 आ गया। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 आ गए। यानी कि जो ये हमारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताओ हम कितने पुट करेंगे स्टूडेंट्स? 5 पुट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ कितने पुट कर दिए? 5 पुट कर दिए। अब नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब हमने देखा जो हमारा अमोनिया है इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, इसलिए हमने यहाँ क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। अब हमने जब इसको सॉल्व करा तो इसका आया 4, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ठीक, तो पहला स्टेप हमारा पूरा हुआ स्टूडेंट्स, हमने क्या निकाल लिया? हाइब्रिडाइजेशन। अगला स्टेप हमारा होगा स्टूडेंट्स कि हम लोन पेयर कैसे निकालें। तो लोन पेयर निकालने के लिए हमें एक सिंपल देखना है, एक सिंपल सा तरीका है कि हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंगे। इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी भी हमने निकाले, कितने आए? 4 आए, तो हमने यहाँ वैल्यू कितनी पुट कर दी? 4। और अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब सराउंडिंग एटम कितने हो गए? 3 हो गए। जब हम 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से सराउंडिंग एटम्स को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लोन पेयर। यानी इस केस में कितने लोन पेयर आए? 1। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर तो लोन पेयर 0 होता तो शेप sp3 के अकॉर्डिंग होती, और वो इसकी शेप क्या हो जाती? टेट्राहेड्रल हो जाती। लेकिन अब चूंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब इसकी शेप क्यों चेंज होगी, इसको हम वेस्पर थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले तो हम इसकी शेप निकालते हैं। कैसे निकली भाई? अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता तो स्टूडेंट्स हम टेट्राहेड्रल शेप बनाते ना इस तरीके से, और
अब ये 3 हाइड्रोजन तो क्या बना रहे हैं, इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि ये और ये 3 तो इसमें क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए। अब एक इसके पास में क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, ये इसके पास में क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। अब स्टूडेंट्स आप सोचो कि अगर टेट्राहेड्रल शेप में से हम एक लोन पेयर को, एक बॉन्ड को हटा दें, तो हमें जो शेप मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, पिरामिडल शेप मिलेगी। तो अमोनिया की शेप जो है वो टेट्राहेड्रल की जगह क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। ठीक, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात स्टूडेंट्स, बॉन्ड एंगल हमने कहा था कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर कितना आ गया, 107 डिग्री आया। क्यों आया, इसको हम वेस्पर थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअली देखो स्टूडेंट्स, ये है लोन पेयर और ये है बॉन्ड पेयर, दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्जन। इस रिपल्जन का नाम क्या होगा भाई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन। अब स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में हुआ बॉन्ड पेयर रिपल्जन। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन ज्यादा होगा किससे, बॉन्ड पेयर से। इसका मतलब जो ये लोन पेयर वाला है ये इसको ज्यादा नीचे की तरफ दबाएगा, और जब ये इसको नीचे की तरफ दबाएगा तो ये वाले जो बॉन्ड्स हैं एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और क्लोज आएंगे तो बॉन्ड एंगल जो है वो इससे रिड्यूस होकर कितना रह जाएगा, 107 डिग्री रह जाएगा। यानी अमोनिया की शेप टेट्राहेड्रल क्यों नहीं हुई, इसमें सारा रोल किसका रहा, लोन पेयर्स का रहा। लोन पेयर्स की वजह से इसमें जो फोर्सेस थे वो इक्वल नहीं रहे, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन बॉन्ड पेयर रिपल्जन से ज्यादा हो गए, और ऐसी स्थिति में इसकी शेप कैसी हो गई, पिरामिडल शेप हो गई। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है स्टूडेंट्स इसमें, और वो है वाटर का। अब बताइए वाटर में सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, जो एक है वही होगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखेंगे, ऑक्सीजन का लिखेंगे। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में यानी लास्ट शेल में यानी सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए। तो फॉर्मूले में हमने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने के लिए 1/2 इंटू क्या कर दिया, 6 कर दिया। अब वाटर में कितने सराउंडिंग एटम है, 2, तो हमने 2 ऐड कर दिए इसमें। कोई चार्ज इस पर है नहीं इसलिए हमने 0 लिख दिया। 8/2 करके कितना आ गया, 4, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर से कितने आ गए, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी शेप क्या होनी थी, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी शेप टेट्राहेड्रल होनी थी स्टूडेंट्स, लेकिन वो टेट्राहेड्रल नहीं होगी। ये हमें पता लगेगा जब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो 4 हैं और सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2, माइनस करके हमने क्या निकाले, लोन पेयर। और जैसे ही स्टूडेंट्स लोन पेयर की एंट्री हो जाएगी वैसे ही इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये इसकी टेट्राहेड्रल शेप है, और यहाँ इसके पास में 2 लोन पेयर आ गए, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, यानी इसके पास में 2 तो क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, और 2 क्या हो गए, लोन पेयर। अब आप स्टूडेंट्स बताओ इसमें कितने तरह के फोर्सेस एक्ट करेंगे, इसमें 2 तरह के 3 तरह के फोर्स एक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे 3 तरह के फोर्स, देखो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगा, बॉन्ड पेयर रिपल्जन। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्जन। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगा, लोन पेयर रिपल्जन। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा रिपल्जन कौन से होंगे, ये वाले होंगे, यानी कि ये जो बॉन्ड्स हैं दोनों के दोनों, ये इस बॉन्ड्स को क्या करेंगे, दबाएंगे। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन भी लग रहा है, और सबसे वीक कौन सा बॉन्ड रह गया, बॉन्ड पेयर। तो भाई ये तो बिल्कुल ही पास आ जाएंगे ना, क्योंकि बाकी के रिपल्जन ज्यादा हैं, तो वो इसके पे प्रेशर डालेंगे और उसकी वजह से ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आने की वजह से इसकी शेप चेंज हो जाएगी, और इसकी शेप कौन सी हो जाएगी, वी शेप हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल भी कम होकर कितना हो जाएगा, 104 डिग्री 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 104.5 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी में, एक क्वेश्चन है कि हमारे पास CH4 भी है, हमारे पास NH3 भी है, और हमारे पास वाटर भी है। ठीक है, इन सभी का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होता है, sp3 होता है तीनों का। लेकिन जो मीथेन है इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, जो अमोनिया है इसकी शेप होती है पिरामिडल, और जो वाटर है इसकी शेप होती है वी, या इसको हम कौन सी शेप बोल देते हैं, बेंट, मुड़ी हुई। जैसे कोई सीधी चीज है इसको हमने मोड़ दिया,
ठीक है, तो ये बैंड शेप होगी। शेप अलग अलग है, बॉन्ड एंगल अलग अलग है। इन सब के पीछे रीजन क्या रहा स्टूडेंट्स? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इन अमोनिया केस देयर आर देयर इज वन लोन पेयर, इन वाटर देयर आर टू लोन पेयर्स। Because of presence of lone pairs, Weisser theory is applied and the bond angle is changed as well as the geometry will also be changed. So students, a very interesting topic. ये दोनों ही जो एग्जाम्पल थे वो बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट थे। अगला केस स्टूडेंट्स हम लेते हैं NO3 माइनस का, यानी नाइट्रेट आयन का। तो नाइट्रेट आयन के अंदर बताओ सेंट्रल एलिमेंट कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो हमने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 आ गए। तो फॉर्मूले में हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो कब आएगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। जितने नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। यहाँ कितना नेगेटिव है? 1 है, तो यहाँ हमने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए? 1। सॉल्व करा हमने इसको, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? sp2 आ गया। चलिए लोन पेयर निकालते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 3। सराउंडिंग एटम 3। अब देखो, जब हम लोन पेयर्स निकालेंगे तो सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन को हम काउंट करेंगे, और वो कितने आ गए हमारे? 3 आ गए। तो लोन पेयर कितने हो गए? 0। जैसे ही स्टूडेंट्स लोन पेयर 0 आते हैं, तो ये समझ जाओ शेप किसके अकॉर्डिंग होगी? हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होगी। और हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप कैसी होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो हमने ये शेप ड्रॉ करी। इस शेप के सेंटर में हमने क्या लिख दिया? नाइट्रोजन लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इससे कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 3। तो हमने ये 3 ऑक्सीजन इससे जोड़ दिए। ठीक, अब देखो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव चार्ज किस पर होगा? ऑक्सीजन पे होगा। अब एक बात ध्यान रख लेना स्टूडेंट्स, कि जब भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। नॉर्मली ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? डबल। अगर ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और अगर ऑक्सीजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, ये तो हमें समझ में आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे। उसमें से एक यहाँ काम आ गया, एक यहाँ काम आ गया, एक यहाँ काम आ गया। और ऑक्सीजन जो है वो जनरली कितने बॉन्ड्स बनाता है? ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको तो हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, बाकी को किससे जोड़ देंगे? डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि इसके वैलेंस शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 2 तो इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाने के काम में आ गए, एक इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के काम में आ गया। अब एक जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बचा वो इसने इस ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी किसकी शेप आई स्टूडेंट्स? नाइट्रेट की आई। अब देखो स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना है, और वो है रेजोनेंस। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ आइडिया देती हूँ स्टूडेंट्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बॉन्ड लेंथ को इक्वल करने के लिए दिए जाते हैं, बट एक्चुअली वो होते नहीं हैं। ठीक है, वास्तव में कोई भी स्ट्रक्चर इनमें से नहीं होता है, लेकिन ये सभी स्ट्रक्चर्स जो है इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि जितने भी बॉन्ड हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इक्वल है। अब जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप कि ये वाला हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा। ठीक, अब क्या है कि जो ये वाला बॉन्ड है डबल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, तो उस हिसाब से जो बॉन्ड की लेंथ है वो अनइक्वल हो जाएगी। तो इस बॉन्ड की लेंथ वास्तव में इक्वल होती है। तो वो क्यों इक्वल होती है, इसको समझाने के लिए हम कौन सा फिनोमिना लेकर आएंगे? रेजोनेंस का। अब रेजोनेंस का फिनोमिना क्या कहता है कि इन तीनों ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड लेंथ इक्वल है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी इक्वल हैं। अब इसको समझाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जैसे पहले हमने इस ऑक्सीजन पे माइनस लगाया, अगले स्ट्रक्चर के अंदर हम इस ऑक्सीजन पे माइनस लगा देंगे, अगले स्ट्रक्चर में हम इस ऑक्सीजन पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो 3 स्ट्रक्चर बने, इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इनको हम क्या बोलेंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और फिर इन सबको जब हम मिक्स कर देंगे, देखो इनको हम डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। ठीक, जब हम इन तीनों को मिक्स कर देंगे, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3,
तो हमें इन तीनों का हाइब्रिड फॉर्म मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब स्टूडेंट्स, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो किस तरीके से बनता है वो देखो आप, कि यहाँ पर हमने एक एक बॉन्ड तो पूरा बना दिया, ये देखो ये पूरा बॉन्ड है, ये भी पूरा है, यानी सिंगल बॉन्ड बना दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जो ये डबल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पे। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, उसको हम कैसे शो करेंगे, उसको हम डैश 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 करके शो करेंगे, यानी पार्शियल बॉन्ड करेक्टर शो करेंगे। ठीक है, और जो ये नेगेटिव चार्ज है ये एक ऑक्सीजन पर ना आकर के सभी के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैं यहाँ पर -½ लगा दूं, ठीक है, और इनके ऊपर मतलब कि चार्ज को भी हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और बॉन्ड को भी हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तीनों ऑक्सीजन के ऊपर। ऐसे समझ सकते हो स्टूडेंट्स आप इसको, कि सपोज करो हमारे पास एक रोटी है और उसको हमें 3 जनों में डिवाइड करना है, तो हम उसके 3 पार्ट कर लेंगे इक्वल इक्वल, और सबको वो इक्वल इक्वल पार्ट्स दे देंगे। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमने इस डबल बॉन्ड को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसको हम डॉट से दिखा रहे हैं। और जो ये नेगेटिव चार्ज है ये सब पर है, यानी कि टोटल नेगेटिव चार्ज जो है ना वो -1 है। उसका कुछ हिस्सा इस ऑक्सीजन पे है, कुछ हिस्सा इस ऑक्सीजन पे है, और कुछ हिस्सा इसका इस ऑक्सीजन पर है। जिस तरह से बॉन्ड जो है वो डिवाइड हो गए हैं सब में इक्वली, इसी तरीके से चार्ज भी सब में इक्वली डिवाइड हो गया है। आई होप आपको थोड़ी ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स हम लेते हैं PCl5 का। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमने इसमें फास्फोरस सेंट्रल एलिमेंट है, हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, फॉर्मूले में हमने 5 पुट किया। उसके बाद में हमने इसमें सराउंडिंग एटम देखे, वो भी 5 है, चार्ज है नहीं, तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आ गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3d आएगा। अब देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आ गए, सराउंडिंग एटम भी कितने आ गए, 5 आ गए, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसकी शेप पहले ही समझ रखी है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो 2 बॉन्ड है ये एक्सियल होंगे, और ये वाले जो बॉन्ड्स हैं वो इक्वेटोरियल होंगे। ठीक है, अब इसमें से जो ये वाला बॉन्ड होगा, बॉन्ड एंगल, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का, और जो ये वाला बॉन्ड एंगल होगा ये 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई खास समझने वाली बात नहीं थी। अब हम अगला केस लेते हैं स्टूडेंट्स, और वो अगला केस जो है हमारा वो है, जो अगला केस आता है स्टूडेंट्स वो है हमारा SO2 का। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले कहा है कि मैं आपको 11th का भी करा रही हूँ और साथ में 12th का भी करा रही हूँ, क्योंकि ये जो पोर्शन मैं आपको करा रही हूँ ये आपका 11th और 12th दोनों में काम आने वाला है। SO2 सेंट्रल एलिमेंट कौन हुआ, सल्फर, एटॉमिक नंबर कितना है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6 आ गए, फॉर्मूले में पुट किया 6, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करेंगे तो 0, चार्ज नहीं है तो 0, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया sp2। ठीक, लोन पेयर निकालने बैठे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं 3, सराउंडिंग एटम कितने आ रहे हैं 2, तो लोन पेयर कितने आ गए 1, लोन पेयर की एंट्री हुई नहीं, शेप चेंज हुआ। पहले हमने शेप इसकी ड्रॉ करी, कैसी वाली शेप ड्रॉ करी, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप करी अकॉर्डिंग टू sp2। फिर हमने कहा ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए। ठीक, फिर हमने कहा इसके पास तो एक लोन पेयर भी है, तो भैया हमने लोन पेयर लगा दिए। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस लोन पेयर को भूल जाएं तो बताओ इसकी शेप कौन सी बन रही है, वी शेप बन रही है वाटर की तरह, तो इसकी शेप कौन सी आ जाएगी, वी आ जाएगी। ठीक, अब स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर हमें ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये हमें तब समझ में आएगा जब मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर के समझाऊंगी। ये देखो स्टूडेंट्स, ये s ऑर्बिटल है, और s का हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है एक्साइटेड स्टेट में। कौन सी स्टेट में लिखा है, एक्साइटेड में। तो वैसे अगर होता तो क्या होता, 1s2 2s2 2p4 होता है इसका। ठीक है, लेकिन ये हमारा 1s है, ये हमारा सॉरी 3s, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, तो ये इसका आ गया 3s, ये आ गया इसका 3p। ठीक है, अब देखो तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, लेकिन यहाँ हमने कितने फिल कर रखे हैं 3,
और s में वही 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब p का जो ये इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने d में, क्योंकि 3s के बाद 3p के बाद 3d भी आता है, लेकिन जो 3d होता है ना वो खाली है, एम्प्टी है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो p से हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एक्साइटेड स्टेट में इसकी स्थिति ये हो गई। हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या है, sp2, ये हमने कर दिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये वाला p ऑर्बिटल और ये वाला d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हाइब्रिड, ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि ये वाला p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा और इसका ये वाला d ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बनाएगा किसके साथ, भाई हमारा फॉर्मूला क्या था, SO2 था। हमने क्या लिखा था, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, दोनों पेयर, यही बनाया था ना। अब इसमें ये वाला बॉन्ड कैसा है, सिग्मा, ये वाला बॉन्ड कैसा है, सिग्मा, ये बॉन्ड कैसा है, पाई, ये बॉन्ड कैसा है, पाई, ये 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि S के पास में तो P भी है और D भी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो ये वाला है S, तो जो है वो अपना P से भी पाई बॉन्ड बनाएगा और D से भी पाई बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, यानी कि कितना होता है 1s2 2s2 2p4। इसके पास तो बैलेंस शेल कौन सा है, इसका 2 नंबर का है, और डी की शुरुआत किससे होती है, 3 से होती है, तो इसके पास तो डी होता ही नहीं, ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं है, यानी ये तो एक्साइटेड स्टेट में जा ही नहीं सकता। यानी कि अगर ऑक्सीजन के, हमें ऑक्सीजन को पाई बॉन्ड बनाना होगा तो उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, पी का ही होगा, डी का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास डी होता नहीं है। यानी ऑक्सीजन का कौन पाई बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड बनाएगा पी। तो बताओ ये बॉन्डिंग कौन सी हो गई, पी पाई पी पाई। ऑक्सीजन का कौन बनाएगा, पी, यानी ये बॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी, पी पाई डी पाई। सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी जो बॉन्ड बनाएंगे उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पी पाई डी पाई। और सल्फर का पी और ऑक्सीजन का पी मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पी पाई। यानी यहाँ 2 तरह के पाई बॉन्ड बन रहे हैं स्टूडेंट्स, पी पाई और पी पाई डी पाई। ठीक, अब मैं इसको आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाती हूँ जो मैंने आपको अभी बताया था कि आपको बाद में समझ में आएगा। देखो यही वाली शेप ड्रॉ करी है मैंने, एक बार इसको रब करती हूँ, मैंने यही वाली शेप यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, ये रही, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं ये वाले, इनका नाम भी तो कुछ होगा, तो यहाँ इसका नाम क्या है, इसमें दोनों में से एक, हमें नहीं पता कौन क्या है, दोनों में से एक का नाम क्या होगा, पी पाई और एक का नाम क्या होगा, पी पाई डी पाई। अब देखो स्टूडेंट, जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, पी पाइप को बना देंगे पी पाई डी पाई और पी पाई डी पाई को बना देंगे पी पाई, यानी दोनों को हम एक्सचेंज कर दिया। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए भाई, 2 बन गए। अब इन दोनों को हमने मिक्स करा, तो मिक्स करने के बाद बताओ स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, कि जो एक एक बॉन्ड तो पूरा मिलेगा, मैंने कहा था रेजोनेंस हाइब्रिड में, और जो दूसरा बॉन्ड है वो इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, लोन पेयर। शेप इसकी क्या हो जाएगी, वी शेप हो जाएगी, और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका ये हो जाएगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ये हो जाएंगे। और बॉन्ड हमारे जो बनेंगे इसमें 2 तो कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा, एक कौन सा बॉन्ड बनेगा, पी पाई, और एक कौन सा बॉन्ड बनेगा, पी पाई डी पाई। अभी कुछ आई बात समझ में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स हम SO3 का, बिल्कुल इसकी तरह चलेगा स्टूडेंट्स। SO3 का सेंट्रल एलिमेंट वही सल्फर है, वैलेंस शेल में वही 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फॉर्मूला वही, हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वही, हाइब्रिडाइजेशन भी वही। लेकिन जब हम इसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल में से सराउंडिंग एटम माइनस करेंगे, सराउंडिंग एटम 3 है, तो लोन पेयर कितने आ गए, 0 0 आते ही स्टूडेंट सोचो कि काम बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा। अगर 0 लोन पेयर है तो शेप रेगुलर होगी यानी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होगी, यानी sp2 के अकॉर्डिंग होगी, यानी इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पर हमने 3 ऑक्सीजन इसमें बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिए, लेकिन ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो बताओ ये इसने डबल बॉन्ड बना दिया, सिंपल। अब स्टूडेंट्स जो बात समझने वाली है ना वो ये है कि ये जो बॉन्ड है उनमें से 3 बॉन्ड तो सिग्मा है, सिंपल। बाकी की जो 3 बॉन्ड है वो कौन से हैं, पाई बॉन्ड है। अब ये पाई बॉन्ड जो है कैसे होंगे, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं आपके एक बॉन्ड तो होगा पी पाई,
एक बॉन्ड होगा पी पाई डी पाई, जैसे हमने अभी करा था SO2 के केस में, और फिर एक और बॉन्ड बनेगा इसमें, यानी इसमें कुल मिलाकर 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, और एक अगेन पी पाई डी पाई। तो अगर मैं इसको थोड़ा और इजी वे में आपको बताऊं स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो बनेंगे 3, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है वो बनेंगे 3, जिसमें से एक होगा आपका पी पाई, एक आपका होगा पी पाई डी पाई, और अगला भी आपका क्या होगा पी पाई डी पाई। यानी कि 2 बॉन्ड आपके कौन से बनेंगे पी पाई डी पाई के, और एक बॉन्ड कौन सा बनेगा पी पाई। वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले, और अगर मेरे ख्याल से आप समझोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके भी तो हाइब्रिड, इसका भी तो हम रेजोनेंस शो करेंगे। अब देखो यहाँ एक बॉन्ड तो हो गया पी पाई, एक हो गया पी पाई डी पाई, अब एक हो गया पी पाई। अब इनको रोटेशन में लाएंगे हम, तो इस बॉन्ड को हम यहाँ ले आएंगे, इस बॉन्ड को यहाँ ले जाएंगे, इस बॉन्ड को यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो गया पी पाई। ये तो मेरी गलती हो गई स्टूडेंट्स लिखने में, इसको आप कर दीजिए पी पाई डी पाई, और ये भी आपका क्या हो जाएगा पी पाई डी पाई। फिर हम इसको रोटेट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा पी पाई, ये आपका होगा पी पाई डी पाई, और ये भी आपका क्या होगा पी पाई डी पाई। इस तरह से जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो हम एक एक बॉन्ड तो फुल बॉन्ड यानी कि सॉलिड लाइन में दिखाएंगे, और बाकी के बॉन्ड्स जो है वो हम पार्शियली दिखाएंगे जो कि डिवाइड हो रहे हैं। और इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर बन गया हमारा, किसका बन गया SO3 का। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने समझाया है कि यहाँ हम जो है S की कौन सी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में आ रहा था 3s2 3p4 आ रहा था, ठीक है। और जब मैं इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाती थी तो वो कुछ इस तरीके से आती थी। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आए 2, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आए 4, ठीक है। अब टोटल बॉन्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने बन रहे हैं 6 बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये भी तो है हमारे पास में 2 3 4, ये हो गया हमारा 3s, ये हो गया 3p, और ये क्या हो गया 3d। 3d तो खाली है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुई हमारी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया रिमूव कर दिया, ठीक। ये हमारी हुई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब जब हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये हटा देंगे हम, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हमारा यहाँ चला गया। अब देखो स्टूडेंट्स 4 और 2 कितने हो गए 6, टोटल बॉन्ड कितने बन रहे थे 6 बन रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन तो हमारा sp2 ही था, ठीक। अब देखो ये तो p है, ये d है, ये d है, तो बताओ एक p हो गया, एक डी हो गया, एक और डी हो गया, और ऑक्सीजन के पास तो डी होता नहीं है, तो उसका कौन भाग करेगा पी, यानी पी पी के साथ बॉन्ड बनाएगा, पी डी के साथ बनाएगा, पी डी के साथ में बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ये वाला काफी सारे कंसेप्ट इस पर अप्लाई हो गए। मैंने आपको रेजोनेंस भी बता दिया, वेस्पर थ्योरी भी बता दी, हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया, शेप भी। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको तब समझ में आएगी जब आपने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने पहले आपको वीडियो आपको मैंने सेंड करी थी वो भी अगर आप देखेंगे तो। अगला केस स्टूडेंट्स हम लेते हैं ओजोन का। ओजोन O3 सबको पता है सेंटर। अब देखो यहाँ खास बात क्या है, O प्लस O प्लस O, यानी कि एक ऑक्सीजन किसका काम करेगी सेंट्रल एलिमेंट का, और बाकी की 2 क्या होंगे सराउंडिंग। अब सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन है तो भाई इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है। अब देखो सराउंडिंग एटम इन दोनों को तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो 0, चार्ज भी नहीं है तो 0। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp2। लोन पेयर निकालने बैठे हम तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 3, सराउंडिंग कितने हैं 2, लोन पेयर आ गया 1। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी ये शेप ड्रॉ करी पहले तो, ठीक। अब इसमें 2 ऑक्सीजन आ गए। ऑक्सीजन हमें पता है कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। एक इसके पास क्या आ गया लोन पेयर। अब इस लोन पेयर को अगर हम छोड़ दें तो इसकी शेप कौन सी बन जाएगी, वी शेप बन जाएगी। लेकिन स्टूडेंट जैसे मैंने नाइट्रेट आयन में बताया था वैसे ही इसके अंदर भी एक बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा इसमें। तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 ने यहाँ बॉन्ड बना लिए, 2 इसने इसको डोनेट कर दिए, तो 2 2 4 2 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, 6 में से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, 2 डबल बॉन्ड बन गए, एक डबल बॉन्ड बन गया, और एक लोन पेयर आ गया, ठीक है, लोन पेयर आ गया। अब हमें जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करना है स्टूडेंट्स तो हम कैसे शो करेंगे, इसको यहाँ ले जाओ,
इसको यहाँ लिया और इसको यहाँ लिया, ठीक। और उसके बाद जैसे मैंने आपको सिखाया था कि एक एक तो सॉलिड लाइन बनाएंगे और एक एक हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। ये लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो ये इसका रेजोनेंस क्या बन जाएगा, हाइब्रिड। ये इसके दोनों क्या बनेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ये लास्ट स्ट्रक्चर बता देती हूँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इससे ज्यादा मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, तो मैं आपको SF4 का स्ट्रक्चर और बता देती हूँ। सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा इसमें, सल्फर होगा। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सराउंडिंग एटम कितने हो गए, 4, चार्ज कुछ है नहीं तो 0, 5। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, 5। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d हो जाएगा। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हो गए 5, सराउंडिंग हो गए 4, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे ही लोन पेयर एंटर हुआ तो भाई पता लग गया इसकी शेप ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल तो होगी नहीं, लेकिन चलो फिर भी हमने इसकी स्ट्रक्चर, हमने इसको ड्रॉ किया और हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ये सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। सेंटर में कौन आ गया, एस आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, तो 4 ही फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि इस फ्लोरीन को हम एक्सियल पोजीशन पे पर जोड़ें या इसको हम इक्वेटोरियल पे जोड़ें। तो स्टूडेंट्स लिख लेना आप मेरे साथ में ही कि जब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होती है तो लोन पेयर्स जो होते हैं वो इक्वेटोरियल पर आएंगे। पहले कहाँ आएंगे, इक्वेटोरियल पर आएंगे। तो कितनी इक्वेटोरियल पोजीशन है, 1 2 3 पोजीशन है, ये 1 2 3 3 पोजीशन है। इन तीनों में से किसी भी एक जगह पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब बाकी जगह कौन जुड़ जाएगी, फ्लोरीन। अब आप सोचोगे ये शेप क्या बनी, ये तो शेप देखो, लोन पेयर को तो हम शेप में इन्वॉल्व ही नहीं करते। अब यदि मैं इसको ओवरऑल इस शेप को देखूं ना तो स्टूडेंट्स ये शेप बनी, ये इसमें क्या आया हमारे पास में, एस ये आया, एफ ये आया, एफ ये, एफ और ये एफ। ध्यान से देखो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये सीसॉ दिख रहा है। सीसॉ का मतलब पता है आपको, वैसे तो सीसॉ के स्पेलिंग आप सही लिखना स्टूडेंट, सी सॉ सीन, हमने वर्ब की 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं तो यहाँ पर वो फर्स्ट 2 फॉर्म्स आ रही हैं, सी एंड सॉ। लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट सीसॉ वही है जो हमें पार्क में झूला देखने को मिलता है, जो है इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे बैठता है बंदा तो ये यहाँ झुक जाता है, और अगर कोई यहाँ बैठता है तो ये यहाँ झुक जाता है। तो ये बिल्कुल उसी झूले की तरह है जिसको हम बोलते हैं सीसॉ, जो पार्क में छोटे बच्चे खेलते हैं। तो इसकी शेप का नाम स्टूडेंट्स क्या हो गया, सीसॉ हो गया। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। एक दो स्ट्रक्चर और कर लेते हैं हम। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, एक स्ट्रक्चर आ रहा है SF6 का। SF6 तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही नॉर्मल स्ट्रक्चर है। सेंट्रल एलिमेंट सल्फर है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सराउंडिंग भी 6 है, चार्ज है नहीं। हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 आ गए, सराउंडिंग भी 6 आ गए, लोन पेयर 0 आ गया। इसका मतलब इसकी शेप एस, अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो बताओ शेप कौन सी होगी स्टूडेंट्स। अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे तो शेप कौन सी आ जाएगी, शेप आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी, ठीक। और इसमें लोन पेयर 0 है, तो ये तो नॉर्मल जो मैंने पहले डिस्कस किया था वही शेप इसकी आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम जो है इसमें एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, और वो है आपका चलो अब आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स काफी हो गया। तो मैंने आपको कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बताए, जैसे SF6 बता दिया मैंने आपको, उसके बाद मैंने आपको SO3 भी बता दिया, SO2 भी बता दिया, नाइट्रेट भी बताया मैंने आपको, PCl5 भी बताया, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बताया, वेस्पर थ्योरी क्या होती है, रेजोनेंस से रिलेटेड बातें भी आपको बताई। तो आई थिंक ये इस वीडियो के लिए सफिशिएंट है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।